हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस प्लस अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड की सीरीज चल रही है, जिसमें हम दुनिया भर के तमाम छोटे और बड़े रिलीजन्स का अध्ययन कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उन रिलीजन्स का राइज कैसे हुआ, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनकी फिलोसॉफीज़ क्या हैं, उनके सेंट्रल आइडियाज़ क्या हैं, उनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ क्या हैं। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं और दुनिया भर की अलग अलग सभ्यताओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिलीजन जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है किसी भी सोसाइटी और किसी भी सभ्यता के लिए, उसे जानने के लिए। तो उसी सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सारना रिलीजन के बारे में। सारना रिलीजन या सारनाइज्म, जो कि एक मिस्ट्री रिलीजन है ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप्स की मुंडा ट्राइब्स का। आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप्स जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में फैले हुए हैं। और उनका जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ग्रुप है उसको मुंडा ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। इस मुंडा ट्राइब्स ग्रुप के अंदर कई सारी ट्राइब्स आती हैं, कई बड़ी और छोटी ट्राइब आती हैं, जैसे संथाल ट्राइब, खारिया ट्राइब, मुंडा ट्राइब। तो इन ट्राइब्स के द्वारा फॉलो किया जाने वाला ये एक एनिमिस्टिक रिलीजन है। हालांकि इन ट्राइब के लोगों को कई लोग समझ लेते हैं कि ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। हालांकि कुछ लोग करते भी हैं, लेकिन साथ में वो अपने कल्चर और ट्रेडिशन को भी फॉलो करते हैं। और ये जो सारना रिलीजन है ये हिंदुइज्म के साथ कुछ इस तरह से ओवरलैप और मिक्स हो गया कि कई बार भेद करना मुश्किल हो जाता है। कई सारे ऐसे कल्चर और ट्रेडिशन हैं जो कि दोनों रिलीजन्स के अंदर फॉलो किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सारना रिलीजन को मानने वाले लोग इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि उनकी अलग तरह से जनसंख्या जनगणना हो, उनका अलग सेंसस हो और उनके रिलीजन को सेपरेटली देखा जाए। तो इस रिलीजन के बारे में जानेंगे, इसके राइज के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इनके विश्वास, इनकी माइथोलॉजिकल स्टोरीज और इनकी प्रथाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर के तमाम बाकी रिलीजन्स को आप जानना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और भी आप रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड के साथ सक्सेस प्लस अकेडमी लिखेंगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं सारनाइज्म के बारे में। सारनाइज्म एक इंडियन रिलीजन है और ये बांग्लादेश में भी फॉलो किया जाता है वैसे तो, क्योंकि ये जो मुंडा ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये कहाँ कहाँ पे रहते हैं अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं, छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो हिस्सा है इसके आसपास के क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। आसाम में भी आपको मिलेंगे ये लोग। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास आपको झारखंड में दिखेंगे, उड़ीसा में दिखेंगे, वेस्ट बंगाल में दिखेंगे और बांग्लादेश में दिखेंगे। बांग्लादेश भी आप जानते हैं कि पहले भारत का ही पार्ट था। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश बन गए, जिसमें इधर पाकिस्तान था जिसको वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, इधर वाले को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। जो कि ईस्ट पाकिस्तान जो है आप जानते हैं कि 1971 के युद्ध के, इंडिया पाकिस्तान युद्ध के बाद क्या हुआ, अलग से एक नया देश बन गया बांग्लादेश, जो वहाँ पे भी ये ट्राइब्स रहती हैं तो वहाँ पे भी फॉलो करते हैं। अब इसको आप और देख लीजिए कि आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने ही हैं। भारत में बहुत सारे रिलीजन्स को लोग फॉलो करते हैं। बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनके अपने अपने कल्चर, ट्रेडिशंस हैं और अपने एनिमिस्टिक रिलीजन्स हैं। अगर हिंदुइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद भी बहुत सारे रिलीजन बचते हैं। जैसे सिखिज्म आप जानते हैं कि प्रोमिनेंटली यहाँ पे फॉलो किया जाता है पंजाब वाले, हिमाचल वाले क्षेत्र में। उसके अलावा और भी हिस्सों में फॉलो किया जाता है, जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश वाले हिस्से में भी यहाँ पे फॉलो किया जाता है रिलीजन। उसके अलावा बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है। आप जानते हैं कि बुद्धिज्म यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में भी फॉलो किया जाता है, यहाँ पे उड़ीसा वाले क्षेत्र में भी फॉलो किया जाता है, साउथ में भी फॉलो किया जाता है, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी फॉलो किया जाता है। उसके अलावा जैनिज्म भी फॉलो किया जाता है। ये रिलीजन्स तो आप जानते हैं, इन तमाम रिलीजन्स को हम पढ़ चुके हैं। सारनाइज्म की अभी हम बात करेंगे, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास वाले क्षेत्र में फॉलो करते हैं। सनामाहिज्म रिलीजन को भी हम पढ़ चुके हैं, मणिपुर की मतई ट्राइब के द्वारा फॉलो किया जाने वाला रिलीजन है ये। अब इसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर आ गए, उनका ट्रांजिशन हो गया एक तरह से। डोनी पोलो, इस रिलीजन को हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। ये अरुणाचल प्रदेश और आसाम के कुछ क्षेत्रों में फॉलो किया जाता है। तो इन रिलीजन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये रिलीजन जो है, जिसमें सारना रिलीजन जो है, सारना रिलीजन जो है वो सारना से बना है। और सारना एक सेक्रेट ग्रूव होती है। सेक्रेट ग्रूव किस चीज की? एक पेड़, साल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ के अंदर जो ग्रूव होती है उसकी ये लोग पूजा करते हैं। मूर्ति पूजा ये लोग करते नहीं हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं। पेड़, पहाड़,
इनकी पूजा करते हैं, उनके लिए रिस्पेक्ट शो करते हैं, स्पिरिट की भी पूजा करते हैं, स्पिरिट को भी अपीज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव स्पिरिट हो चाहे वो नेगेटिव हो, इविल स्पिरिट हो, उससे डरने की वजह से उसको भी एक तरह से चढ़ावा देते हैं, सेक्रीफाइस देते हैं। तो इस तरीके की चीजें लोग फॉलो करते हैं। तो सेक्रेड ग्रोव्स छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास के क्षेत्र में उसको पूजा करने वाले ये लोग सारना रिलीजन के फॉलोअर माने जाते हैं, जो कि झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फॉलो किए जाते हैं। इनकी जो डाइटी हैं, जो चीफ डाइटी हैं, उनके अलग अलग नाम हैं। अलग अलग ट्राइब्स में मुंडा ट्राइब के लोग कुछ और बोल देंगे, संथाल कुछ और बोल देंगे और खारिया कुछ और बोल देंगे, इस तरह से होता है। लेकिन एक ग्राम डाइटी होता है, विलेज डाइटी होता है, जिसको मानते हैं कि वो सारना के अंदर रिजाइड करती है, उस साल के पेड़ की जड़ में उसका निवास है, जिसको ये साल में 2 बार जो है सेक्रीफाइस देते हैं। स्पेशली बर्ड्स का सेक्रीफाइस यहाँ पे होता है, एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस होता है। तो सारना रिलीजन को रिलीजन ऑफ द होली वुड्स कहा जाता है। होली वुड्स क्यों? क्योंकि उस पेड़ की ये पूजा करते हैं, पेड़ की जड़ में ये चढ़ावा देते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा एक तस्वीर, तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। तो ये छोटा नागपुर का क्षेत्र है, यहाँ पे ये लोग फॉलो करते हैं इस रिलीजन को। अगर पॉपुलेशन की अगर बात कर लें तो 2011 की जो पॉपुलेशन हुई थी, क्योंकि 2020 में तो कोरोना की वजह से हो नहीं पाई, 21 में तो उसका सेंसस डेटा आया नहीं। यहाँ पे आपको नजर आएगा कि कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो तकरीबन 78 लाख से लेके 93 लाख के बीच में एक एस्टिमेट है कि इतनी इनकी पॉपुलेशन। इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन तमाम क्षेत्रों में लोग मिलते हैं। भारत की अगर बात करें तो झारखंड में इतने मिलते हैं, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में और बांग्लादेश में भी तकरीबन 5 लाख के आसपास इनकी आबादी है। तो इतने लोग हैं। ये इनका सैक्रेड सिंबल है इनका, और ये इनका फ्लैग है। इनके रिलीजन में एक फ्लैग भी है, तो वो आप इससे देख सकते हैं कि इस तरीके का फ्लैग है। जब कभी भी ये किसी डिमांड को लेकर मार्च करते हैं तो ये फ्लैग इनके हाथ में नजर आएगा। ये आदिवासियों का ये वाला फ्लैग है, मुंडा ट्राइब्स का। तो ये जो ट्रेडिशन है, जैसा कि मैंने बताया, मुंडा पीपल्स के द्वारा फॉलो किया जाता है। मुंडा लोग जो हैं बेसिकली ये एक एथनिक ग्रुप है, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोलने वाला ग्रुप है। और वैसे तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप्स में, जिसमें ये भाषाएं बोलते हैं, और लेकिन उसमें भारत में रहने वालों को मुंडा कह देते हैं। और मुंडा के अंदर और भी ट्राइब्स आती हैं, तो उन ट्राइब्स में के द्वारा ये फॉलो किया जाता है। इस ट्राइब के लोग जो हैं, इन ट्राइब्स के लोग, उसमें से कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इस चीज की डिमांड करी है कि हमारे रिलीजन को एक अलग रिलीजियस कैटेगरी में देखा जाना चाहिए और हमें सेपरेटली हमारी जनगणना चाहिए। लेकिन इस चीज को अभी तक सरकार ने फॉलो नहीं किया है। स्पेशली अभी बीजेपी की सरकार है, और आप जानते हैं कि आरएसएस जो है, बीजेपी जो है वो आरएसएस का ही पॉलिटिकल ग्रुप है, और आरएसएस इस चीज के अगेंस्ट है। उनका मानना है कि सारना जो लोग हैं वो सेपरेट नहीं है, वो अलग रिलीजन नहीं है, बल्कि ये हिंदू ही है, ये उनका कहना है। और अभी तक इनको अलग रिलीजन का एक सेंसस के लिए मान्यता नहीं मिली है। हालांकि झारखंड की जो सरकार है, जो कि हेमंत सोरेन की सरकार है, उसने इस चीज को माना और उन्होंने एक बिल पास किया था कि हम अलग से आपकी जनगणना करवाएंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन लिया नहीं है, कोई उसके ऊपर एक तरह से बात कही नहीं है कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ क्रिश्चियन चर्च जो हैं भारत के अंदर, वो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं कि सारना को एक अलग रिलीजन की तरह देखा जाए, हिंदुइज्म से अलग देखें इसे। तो सारनाइज्म को अलग से देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, अलग डिबेट है, और वो क्यों चाहते हैं अलग, वो हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन हम इनकी थियोलॉजी और इटोमोलॉजी की बात करते हैं पहले। सारना का मतलब होता है ग्रूव, और ये जो साल ट्री है, उस साल ट्री की ग्रूव जो है उसकी पूजा करते हैं। आपको नजर आएंगे कहीं, इनके यहाँ पे मूर्ति पूजा तो होती नहीं है। तो साल में 2 बार एक साल के वृक्ष के नीचे ये लोग जो हैं चढ़ावा देते हुए नजर आएंगे, और अलग अलग तरीके के यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। जो भी इनके रिचुअल्स और ट्रेडिशंस हैं उनको ये यहाँ पे फॉलो करते हैं। इसमें मेल फीमेल दोनों जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने ट्रेडिशनल अटेयर्स को पहनकर। ठीक, इनके जो चीफ डाइटी हैं, जो सुप्रीम गॉड हैं, उनके अलग अलग नाम हैं अलग अलग ट्राइब्स में। जैसे गांव कोंट, कुछ ट्राइब्स इसको ही बोलती हैं, ग्राम डोइटी बोलते हैं, कुछ कुछ धर्मेश बोलते हैं। मारंग बारू जो हैं वो संथाल ट्राइब के लोग बोलते हैं। संथाल ट्राइब के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमारी राष्ट्रपति बिलोंग करती है संथाल ट्राइब, वो है। और उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था उनके रिलीजन के समय पे, इस रिलीजन की मैंने काफी बातचीत करी थी। तो मारंग बारू जो है उसकी स्टोरी भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कई बार इनको सिंह बोंगा भी कह दिया जाता है, अलग ट्राइब्स में अलग नाम है। एक देवी भी हैं
जिनकी ये पूजा करते हैं, जो मदर गॉडेस हैं, जो अर्थ गॉडेस या नेचर गॉडेस जिसको कहा जाता है, धरती अयो या छाला पोछो देवी जिनको कहा जाता है, उनकी भी ये पूजा करते हैं। उसको भी एक तरह से ग्रीटिंग करते हैं, उनको सम्मान देते हैं, सेक्रीफाइस उनके लिए करते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं उनके लिए। दे आर नेचर वर्शिपर्स, और नेचर वर्शिपर्स जो होते हैं उनको एनिमिस्टिक कहा जाता है। एनिमिस्टिक रिलीजन्स के लोग कहा जाता है कि एनिमिज्म क्या होता है कि किसकी पूजा करना, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करना, बल्कि पेड़ पौधे, पक्षी, पहाड़, मतलब जानवरों की भी पूजा करना और नेचर की भी पूजा करना, इनकी पूजा ये लोग करते हैं। इनके यहाँ पे फेथ में कहा जाता है कि जल, जंगल और जमीन, पानी, फॉरेस्ट और लैंड, ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को ये बहुत एक तरह से रेस्पेक्ट देते हैं, उनका काफी सम्मान करते हैं, और इनके लिए ये पवित्र हैं ये तीनों चीजें। तो इसीलिए ये पेड़ों की पूजा करते हुए नजर आएंगे, पहाड़ों की पूजा करते आएंगे नजर आएंगे, क्योंकि पहाड़ों से आप जानते हैं कि पानी भी मिलता है, बहुत कुछ औषधियां वगैरह मिलती हैं, और फॉरेस्ट का वो इम्पोर्टेंट पार्ट भी होते हैं। तो उस तरह से चीज़ें। और ज़मीन, क्योंकि बहुत सारी जो मुंडा ट्राइब्स हैं वो एग्रीकल्चरल ट्राइब्स हैं, तो एग्रीकल्चर करती हैं वो, तो उसको ये इम्पोर्टेंस उसकी समझते हैं। उसके अलावा आइडल वर्शिप ये नहीं करते, यानी मूर्ति पूजा नहीं करते। उसके अलावा वर्ण सिस्टम इनके यहाँ पे नहीं है, यानी जाति व्यवस्था नहीं है, और हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट जैसी चीज़ें भी इनके यहाँ पे नहीं है। तो ये आप जानते हैं कि ये चीज़ें जो आपको मैं बता रहा हूँ ये हिंदुइज्म में तो हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, कंपैरेटिवली आप देख सकते हैं। अब सारना रिलीजन के अंदर जो बातें हैं, उसमें जो इनके बिलीफ हैं, उनमें आप देखेंगे कि स्पिरिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्पिरिट यानी आत्मा। अब वो आत्माएं दोनों तरीके की होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एनर्जी। एनर्जी के सेंस में आप देखते हैं ना आत्मा को, तो वो जो कॉन्सेप्ट होता है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्पिरिट को ये बोलते हैं बोंगा। स्पेशली संथाल ट्राइब की मैं बात कर रहा हूँ। संथाल ट्राइब के अंदर डिटेल में आपको लिखित में ये चीज़ें मिलेंगी। बाकी ट्राइब्स में बहुत का तो लिखित इतिहास नहीं है, लेकिन रिलीजन सेम है, तो हम उससे ही इस चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बेनवेलेंट स्पिरिट्स होती हैं जो कि भला चाहती हैं, और एक तरह से पवित्र आत्माएं हैं, वो गांव के अंदर रहती हैं, हाउस होल्ड्स में रहती हैं, एंसेस्टर्स की आत्माएं होती हैं, सब क्लैन लेवल पे होती हैं। लेकिन कुछ इवल स्पिरिट्स भी होती हैं जो बीमारियां फैलाती हैं या गांव में स्थिति को खराब करती हैं, जिनकी वजह से सूखा पड़ता है, बाढ़ आता है, या किसी तरीके की आपदाएं आती हैं। तो वो जो आत्माएं हैं, जो इविल स्पिरिट्स हैं, उनको गांव से बाहर माना जाता है कि वो बाहर रहती है, बाउंड्रीज पे रहती है, माउंटेन्स में रहती हैं, टाइगर्स और फॉरेस्ट इनमें रहती है। लेकिन दोनों ही आत्माओं को ये अपीज करते हैं। जो होली स्पिरिट्स हैं, बेनवेलेंट हैं, उनको इसलिए पूजते हैं, इसलिए उनका सम्मान करते हैं, अपीज करते हैं, ताकि वो इनको खुशियां दे सकें, इनका ध्यान रखें, उनको ये एक तरह से सम्मान देते हैं। लेकिन जो इवल स्पिरिट्स हैं उनको भी ये अपीज करते हैं, उनको भी सेक्रीफाइस देते हैं, क्योंकि उनसे ये डरते हैं। इनका मानना है कि उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस देते रहेंगे तो वो हमारा बुरा नहीं करेंगे, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह से चीजें हैं। और ये बोंगा जो हैं, ये जो आत्माएं हैं, इनको, ये जो स्पिरिट्स हैं, इनको इंटरमीडिएटरी माना जाता है नावपुरी और हनापुरी के बीच में। अब नावपुरी मतलब विजिबल वर्ल्ड, और हनापुरी मतलब इनविजिबल वर्ल्ड, इनविजिबल रियलिटी। जैसे कि रिलीजियस धारणाएं होती हैं कि एक तो कोई क्रिएटर है जिसको ईश्वर बना दिया गया, ईश्वर मानना जाता है। अब ईश्वर और इंसान के बीच में डायरेक्ट कोई संबंध है नहीं, बातचीत डायरेक्ट होती नहीं है, तो उनके बीच में माध्यम, इंटरमीडिएटरी की तरह कौन काम करता है, ये स्पिरिट्स करती हैं। अलग अलग, जैसे जो शैमन रिलीजन होते हैं उसमें शैमन्स होते हैं, वो शैमन्स जो हैं वो ट्रेवल करते हैं एक वर्ड से दूसरे वर्ड में, विजिबल से इनविजिबल के बीच में। कहीं पे वो स्वर्ग नरक की धारणा हो जाती है, कहीं पे मल्टीपल वर्ड्स की धारणा होती है कि एक आकाश लोक, एक पाताल लोक और एक धरती लोक। इस तरीके की जो बातें होती हैं, उस तरह का ही ये कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा आप मानिए कि बोंगा जो है वो इंटरमीडिएटरी है, किनके बीच में, हानापुरी और नोआपुरी, इसके बीच में। अब मारंग बारू जो हैं, जिनका नाम मारंग बारू संथाल ट्राइब में है, उनको सुप्रीम डाइटी, या लिटरली इसका मीनिंग होता है द ग्रेट माउंटेन, जो पहाड़ी के सबसे ऊपर रहते हैं वो देवता। ठाकुर जियो भी इनको कहा जाता है, यानी कि द लाइफ गिवर एंड द कोज ऑफ द ऑल कोजेस, वो जिसने सभी को बुना है, बनाया है, सभी का कारण है, सभी का करता है। ये नाम मरंग बारू का है। और ये संथाल ट्राइब जो है, स्पेशली संथाल रिलीजन, सारनाथ रिलीजन जो है, आप मानिए डीप सेंस में वो मोनोथिस्टिक है, यानी कि एक ईश्वरवाद की धारणा को मानता है,
लेकिन कुछ तरह से आप इसको पैंथिस्टिक भी मान सकते हैं, क्योंकि और पैंथियंस की भी ये पूजा करते हैं, तो वो हैं। और लेकिन सुप्रीम गॉड की तरह किसको मानते हैं? मारंग बारू को ही मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये जो बोंगाज जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, कि जो स्पिरिट्स हैं, वो उनकी भी अलग अलग रैंक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बोंगाज हैं वो बोंगाज, वो वाली बोंगाज हैं, वो वाली स्पिरिट हैं जो कि मरंग बारू से जुड़ी हुई हैं, जो कि मरंग बारू के साथ किसी तरह से संबंध रखती हैं, तो उनकी ज्यादा पूजा की जाती है। उनमें सभी संथाल स्पेशली वो लोग जो है उनकी पूजा करते हैं। मारंग बोरू बोंगा जैसे है, जाहिर एरा बोंगू है, गोसाई एरा बोंगू है, बोंगा है, तो इनकी ये पूजा करते हैं। अलग अलग बोंगाज हैं, अलग अलग रीजनल और लोकल डाइटीज और लोकल बोंगाज भी हैं, जिनकी ये लोग अलग अलग जगहों पे पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए रिचुअल्स करते हैं। उसके अलावा और भी आपको अलग अलग क्लासेस मिल जाएंगी बोंगाज की, जिसमें इवल बोंगाज मिलेंगे, जिनको ये रेस्पेक्ट देते हैं या जिनको ये उनके डर से एक सैक्रिफाइस या रिचुअल्स करते हैं ताकि वो इनको बख्श दें, एक तरह से उनको एक तरह से दूर रखें, आपदा से बचने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए उन इवल सोल्स को भी, इवन स्पिरिट्स को भी ये खुश करने की कोशिश करते हैं, उनका अपीजमेंट करते हैं। लेकिन ये जो एक बात है इवल बोंगाज वाली, इसको कई बार ऐसा है कि मिस इंटरप्रेट भी कर लिया जाता है कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ये लोग क्या कहते हैं कि वो नहीं है, कि कुछ लोग समझते हैं कि जो मेडिसिन मैन होता था, ओझा, जो एक प्रीस्ट की तरह होता था, वो प्रीस्ट नहीं था, उसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझ गए और एक सही से लैंग्वेज में समझ नहीं पाए कि हमारा जो इनका मानना है कुछ का, कि रिलीजन अलग तरीके से देखता है उस चीज़ को, कि हम कोई शैतान की पूजा करने वाले लोग नहीं है, हम तो आपदा से दूर रखने के लिए इन लोगों को एक तरह से चढ़ावा देते हैं, वो चीज़ है। तो बोंगा का तो मतलब अपने आप में एक सुपरनेचुरल फोर्स है, एक एनर्जी है, एक स्प्रिट है, वो गुड और इविल को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन कोई भी बोंगा वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो उसकी चॉइस है। स्पेशली आप समझ सकते हैं कि कौन सा बोंगा क्या किस तरह से काम करती है इविल से, कोई स्प्रिट वो उस पर डिपेंड करता है। अलग अलग तरीके की स्प्रिट हैं। अब ये है कि इनका एक क्रिएशन मिथ भी है कि निर्माण कैसे हुआ धरती का और लोगों का, स्पेशली ह्यूमन बींग्स का, उसकी बात आती है। तो इनके जो सुप्रीम डाइटी हैं मरंग बोरू, उनसे ये रिक्वेस्ट करी गई स्पिरिट्स के द्वारा कि आप ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन कीजिए। तो मरंग बोरू ने मलन बुद्धि से कहा, जो कि इनकी वाइफ है, कि ह्यूमन बॉडीज का क्रिएट कीजिए। अब मलन बुद्धि जो थी, ये ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन तो नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने एक बर्ड बना दिया, एक पक्षी बना दिया, और उसके अंदर एक आत्मा का निवास कर दिया। अब वो जो पक्षी है वो उड़ गया, और मरंग बारू ने उसको आदेश दिया कि तुम उड़ो, जाओ और एक घोंसला बनाओ। अब ये पक्षियों का एक जोड़ा था, वो बनाया गया था। अब क्योंकि माइथोलॉजिकल स्टोरी है तो साइंटिफिक मत होइएगा, सीधा समझिएगा बात को, कि इन बर्ड्स ने जन्म दिया एक बच्चे को और एक बच्ची को, एक लड़का और एक लड़की इनसे पैदा होते हैं, जिनका नाम था पिल्चू हरम और पिल्चू बुद्धि। ये एक लड़का और एक लड़की थे, ये पहले ह्यूमन बीइंग माने जाते हैं। इन पिल्चू हरम और पिल्चू बुद्धि के 7 बेटे और 7 बेटियां हुई, तो ये उनके बच्चे हो गए। लेकिन उसके बाद इन कपल्स के बीच में कोई फाइट हो गई, जिसकी वजह से ये सेपरेट हो गए। कौन? पिल्चू हरम और पिल्चू बुद्धि अलग हो गए। अब पिल्चू हरम जो मेल है वो अपने बेटों के साथ हंटिंग करने के लिए चला गया, और वो बहुत बढ़िया ग्रेट हंटर्स बन गए। लेकिन कुछ सालों के बाद वो जब लौटते हैं तो उनकी बेटियां बड़ी हो जाती हैं, और उनको वो पहचान नहीं पाते हैं कि ये, पिल्चू हरम नहीं समझ पाता है कि ये उनकी बेटियां हैं, और उनके भाई बेटे जो हैं वो नहीं समझ पाते कि ये उनकी बहनें हैं। तो इसलिए उनके बीच में प्रेम संबंध हो जाता है, और इनकी शादियां हो जाती हैं आपस में। इन 7 बेटों की 7 उन बेटियों से ही शादी हो जाती है, मतलब भाई बहनों की यहाँ पे शादी हो गई, जो कि यहाँ पे वैसे तो इस चीज को सही नहीं माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हो गई, इस क्रिएशन मिथ में हो गई। ऐसा नहीं कि अभी भी ऐसा होता है कि इनके यहाँ पे इस तरह से शादियां हो जाती हैं सिबलिंग्स में, ऐसा नहीं है। ये बात जब आगे चल के पता चलती है, पिल्चू बुद्धि से पिल्चू हरम जब वापस मिलते हैं, और पिल्चू बुद्धि कहती हैं, पिल्कू या पिल्चू जो भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, कि मेरी बेटियां कहाँ हैं, वो सुरक्षित हैं या नहीं है। तो ये उनको कह देते हैं कि वो तो आपकी बेटी जो है वो सेफ हैं, और उनसे वो अपने पतियों के साथ रहती हैं, अपने हस्बैंड्स के साथ रहती हैं।
लेकिन बाद में उनके बेटों को जब ये बात पता चलती है कि उन्होंने गलती से अपनी ही बहनों से शादी कर ली और उनके माँ बाप को भी ये बात पता थी, उसके बावजूद भी ये शादी हो गई, तो वो बेटे जो हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि हमने तो गलत काम कर दिया। और वो इतना नाराज हो जाते हैं कि वो अपने पेरेंट्स को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन मलंग बारू ने उनको बचा दिया, उनके पेरेंट्स को एक केव में छिपा दिया जहां पे वो ताउम्र छिपे रहे। अब इन 7 बच्चों और उन 7 लड़कियों के जो बच्चे थे, इन कपल्स के जो बच्चे हुए, वही आगे चल के संथाल ट्राइब बने, संथाल क्लैंस बने। तो ये इनका क्रिएशन मिथ है संथाल लोगों का, जो सारना रिलीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है आपस में। अब इस क्रिएशन मिथ को सभी बाकी जो ट्राइब्स हैं, मुंडा ट्राइब्स के सब ग्रुप्स हैं, वो सब नहीं मानते हैं, लेकिन संथाल इसको मानते हैं। अब अगर बात करें सारनाइज्म की, वापस पे आते हैं उसके रिलीजन पे, तो जो सैक्रेड ग्रूव है जिसको जाहिर भी कहा जाता है, ये गांव के किनारे पे होती है, जहां पे माना जाता है कि सभी स्पिरिट्स जो हैं वो वहां पे निवास करती हैं, जिसमें जो सुप्रीम डाइटीज से रिलेटेड स्पिरिट्स हैं वो भी, और एंसेस्टर्स की जो स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, वो भी वहीं पे रहती हैं, जिनको ये अलग अलग फेस्टिवल्स पे याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके लिए रिचुअल्स करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, और इनके लिए अलग अलग चीजें होती हैं। तो सीरीज ऑफ नेचुरल स्टोन्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं बोंगास को, वहां पे आपको रखे हुए नजर आ जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे छोटे छोटे स्टोन्स रखे रहते हैं पेड़ की जड़ के अंदर, जिसके लिए ये चढ़ावा करते हैं। ठीक है, उसके बाद मांझी थान भी होता है। एक मांझी थान माना जाता है कि जहाँ पे एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं उनकी स्पिरिट जहाँ पे रहती है, उसको मांझी थान कहा जाता है, जहाँ पे ये एक जग पानी जो है उनको चढ़ाते हैं, कुछ रेगुलरली चढ़ाते हैं, कुछ कुछ समय के बाद चढ़ाते हैं, ताकि वो स्पिरिट जो है वो पानी पी सके। इस तरीके की इनकी धारणा है। तो इस तरह से यहाँ पे जड़ में पानी डाल देंगे, जिससे लगता है कि वो स्पिरिट्स पानी पी रही हैं। अब रिचुअल्स जो होते हैं इनके, अगर उनकी बात करें तो वो हर चीज से रिलेटेड होते हैं, हर चीज से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चरल साइकिल की बात हो कि कब फसल की कटाई होगी, कब बुआई होगी, तो उससे रिलेटेड कुछ रिचुअल्स होते हैं। लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो हैं वो भी रिचुअल्स होते हैं, चाहे वो जन्म की बात हो, चाहे शादी की बात हो, चाहे वो डेथ की बात हो, ब्यूरियल की बात हो, तो उस समय भी अलग अलग तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। ऑफरिंग्स होती हैं, सेक्रीफाइस होते हैं एनिमल्स के भी, और ज़्यादातर बर्ड्स के यहाँ पे जो है सेक्रीफाइस दिए जाते हैं आत्माओं को, स्पिरिट्स को खुश करने के लिए। इनके रिलीजियस लीडर जो हैं वो मेडिसिन के अच्छे ज्ञाता माने जाते थे, स्पेशलिस्ट माने जाते थे, वो क्योर की प्रैक्टिस करते थे, डिवाइनेशन उनको माना जाता था कि इनको डिविनेशन है, और ये अलग अलग तरीके का जादू और ये जो है मेडिसिन की जो चीजें हैं, वैद जी जिसको बोल सकते हैं आप, वो जानते हैं प्रैक्टिसेस। हालांकि आज के समय ये चीजें कम हो गई हैं, क्योंकि मॉडर्न सुविधाएं जो हैं वो उसको ये लोग भी फॉलो करने लग गए कि हॉस्पिटल जाना और उन चीज़ों को ही जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करने लग गए। क्योंकि ये जो ट्राइब्स हैं, ज़्यादातर ट्राइब, संथाल ट्राइब स्पेशली मान लीजिए, तो वो जो ट्राइब है वो काफ़ी मेन स्ट्रीम में आ गई हैं, और उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि आइसोलेटेड ट्राइब्स हैं, काफ़ी संख्या है इनकी, और ये रह रहे हैं उस तरह से, नॉर्मली तरीके से जीवन जी रहे हैं अपना। तो इस तरीके के बिलीफ हैं, आप देखेंगे खारिया, मुंडा, ओरान, संथाल, इन ट्राइब्स में चीज़ें मिलेंगी। हिंदुइज्म और सायरनाइज्म के अंदर आप अगर कंपैरिजन देखें तो दोनों रिलीजन में बहुत सारे ट्रेडिशंस, कल्चर जो हैं वो साथ में आपको दिखेंगे कि ओवरलैप हो चुके हैं आइडियोलॉजिकली, बिलीफ्स, कल्चर, प्रैक्टिसेस। तो उसमें आपको कुछ बहुत सारी सिमिलरिटीज दिखेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से एक दूसरे से मिले हुए हैं। हिंदुइज्म में आप जानते हैं कि बीफ खाना, पोर्क खाना बिल्कुल एक तरह से नॉन परमिटेड है, कि वो अलाउड नहीं है, कि आप गाय का मांस नहीं खा सकते, क्योंकि वो होली है, पवित्र है हिंदुइज्म के लिए। लेकिन इन सारनाइज्म के लोगों के लिए वो ऐसा नहीं है, ये सेक्रीफाइस भी करते हैं एनिमल का, फ्लैश भी खाते हैं, बीफ भी खाते हैं, इंक्लूडिंग पोर्क भी खाते हैं। तो ये सब चीज़ें ये खाते हैं और इनके कल्चर का पार्ट है, उसको ये लोग गलत तरह से नहीं मानते कि गलत है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। फेस्टिवल्स की अगर बात करें सारना रिलीजन में, तो सारहुल एक बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, जिसमें ये जो है एंसेस्टर्स को डिवोटी एक तरह से सम्मान देने के लिए उनकी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। जिसमें जो औरतें हैं वो घड़े लेके, मिट्टी के घड़े लेके अपने सर पे लेके आती हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर पानी का जो घड़ा है वो पूरी तरह से भरा हुआ है, उसका लेवल कम नहीं हुआ, तो मानसून अच्छा आएगा, नॉर्मल रहेगा। और अगर उस घड़े में से पानी का लेवल डाउन चला गया,
तो मानते हैं कि मानसून नहीं आएगा, कम होगा इस साल, कमज़ोर होगा। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी और इस तरह से ये जाके इन पेड़ों के नीचे ही उस पानी को डालते हैं। उसको एक रिचुअल की तरह कि हमारे एंसेस्टर्स की जो आत्माएँ हैं वो प्यासी ना रहें, उसको पानी पिलाया जाए और इस तरीके का फ्लैग भी लगाया जाता है। पुरुष जो होते हैं वो यहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, स्त्रियाँ जो होती हैं वो पानी के मटके लेके आती हैं। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं साल के वृक्ष के जड़ में और उसकी ग्रूव में ये चीज़ होती है। सोहराई एक और फेस्टिवल होता है, संथाल कम्युनिटी का बड़ा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जहाँ पे बाहा, करम, दाशिन, शकरात जैसे फेस्टिवल होते हैं। साथ में ये भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है जहाँ पे ये डांस और कई तरीके के जो इनके ट्रेडिशनल अटायर्स को पहन के डांस वगैरह करते हैं, परफॉर्म करते हैं और फोक टेल्स वगैरह, फोक डांस वगैरह होते हैं यहाँ पे। चादार बादार एक और इनका कल्चरल फोक शो है जिसमें बेसिकली ये पपेटरी शो होता है। पपेटरीज आप जानते हैं कि जो पपेट्स को डांस करवाते हैं और उस तरीके की जो कथाएं कही जाती हैं, फोकटेल्स वगैरह कही जाती हैं, वो चीज़ें जो हैं यहाँ पे संथाल्स में ये चीज़ देखने को मिलती है। और फेस्टिवल्स भी होते हैं जिसमें जिनको मांझी जो होते हैं, एक तरीके के इनके प्रीस्ट होते हैं, वो उसको लीड करते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और नज़र आएगी कि संथाल्स के घरों के ऊपर ऑर्नामेंट्स जो लगे होते हैं, स्पेशली संथाल ट्राइब और मुंडा ट्राइब्स के अलग अलग जगहों पे, तो उनमें एनिमल्स की डिज़ाइन होती है, हंटिंग सीन होते हैं, डांसिंग सीन्स होते हैं, कुछ जियोमेट्रिकल पैटर्न भी होते हैं। तो ये इस तरीके की चीज़ें भी आपको नज़र आएंगी, इस तरीके का पहनावा भी नज़र आएगा जो आपने तस्वीर में देखा। रिलीजियस स्टेटस की अगर बात करें इनके, तो उसमें पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे और क्या किस दौर में हुआ उसकी देखेंगे। तो जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कोलोनाइजेशन हो रहा था, जब उपनिवेशवाद जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे आया और यूरोपियंस यहाँ पे आए एशिया के अंदर, तो इन्होंने क्या हुआ, अपने साथ क्रिश्चियनिटी को लेके आए। क्रिश्चियनिटी के क्रिश्चियन मिशनरीज जो मिशन पे आए थे कि उनको स्पेशली टारगेट करना था यहाँ के ट्राइब्स को और कन्वर्जन करना था कि हम क्रिश्चियनिटी में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कई फोर्सफुल कन्वर्जन भी हुए कि ज़बरदस्ती लोगों को कन्वर्ट करा गया क्रिश्चियनिटी में। कईयों को प्रलोभन दिया गया कि आप क्रिश्चियनिटी में आ जाइए, आपको शेल्टर देंगे, फ्री एजुकेशन देंगे, फूड देंगे, ये सब चीज़ें करके उनको क्रिश्चियन बनाया गया। ये चीज़ नॉर्थ ईस्ट में भी दिखेगी और भारत के अलग अलग हिस्सों में हुई, क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का राज था, ब्रिटिशर्स का डोमिनेशन था और क्रिश्चियनिटी उनका रिलीजन था, तो उन्होंने ये सब चीज़ें होने दी और करते रहे खुद। और ये चीज़ आपको नज़र आती है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तब तक क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन ट्राइबल्स के बीच में कई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट भी होते नजर आए, जिसमें कईयों ने विरोध किया कि वो क्रिश्चियनिटी में नहीं कन्वर्ट होना चाहते, अपने ट्रेडिशन और कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं। आज बहुत सारे जो हैं वो हिंदुइज्म की तरफ उसके कल्चर को अपनाने लग गए, क्योंकि लोगों हिंदुइज्म मेजोरिटी रिलीजन है यहाँ पे, तो उसके साथ मिक्सअप हो गए। अगर हम नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स NCST की बात करें, तो उसका मानना है कि सारना रिलीजन को एक इंडिपेंडेंट कैटेगरी रिलीजन की तरह देखा जाना चाहिए, जो कोड ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया है, जिसमें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेंसस करते हैं, जनगणना करते हैं, उसमें इसको अलग तरीके से देखना चाहिए। और कुछ ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन और क्रिश्चियन मिशनरीज भी इस डिमांड का सपोर्ट करते हैं। उनका कहना है कि सारनाइज्म को अलग से उसकी गणना होनी चाहिए। लेकिन कुछ ग्रुप्स जो हैं, RSS और कुछ और भी ग्रुप्स जो हैं, हिंदू संगठन जो है, वो कहते हैं कि नहीं, ये हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये तमाम जो ग्रुप है वो, ये ट्राइबल्स जो हैं वो हिंदू हैं। ये है जैसे कि हमारे जो ट्राइबल मिनिस्टर थे 2015 में, जुएल उराम, इन्होंने कह दिया था एक बार कि देयर इज नो डिनाइल दैट द फैक्ट दैट ट्राइबल्स आर हिंदूज। ये जो तभी जनजातीय हैं, लोग हैं, ये सभी हिंदू हैं, इसमें हम किसी तरीके की मनाही नहीं कर सकते। लेकिन इस चीज से कुछ लोग नाराज हो गए और तकरीबन 300 प्रोटेस्टर्स ने एक बार, ट्राइबल जो प्रोटेस्टर्स थे, जो इनकी बात से ना खुश थे और इनकी बात से एग्री नहीं करते थे, उन्होंने यहाँ पे इनके खिलाफ विरोध कर दिया। और एक बार इनकी गाड़ी जा रही थी तो उसके रास्ते में इनको रोक दिया विरोध करते समय। तो उस समय पुलिस ने 100 के आसपास लोगों को पकड़ा था। और आदिवासी सरना महासभा, ये दिख रहा होगा झारखंड में, जिन्होंने डिमांड करी थी कि नहीं, हम तो अलग से अपना रिलीजन मानते हैं, आप हमें हिंदुइज्म के साथ ना जोड़िए। लेकिन इसके साथ राजनीति जुड़ जाती है। आदिवासी सारना महासभा के लीडर और फॉर्मर MLA देव कुमार धन ने ये कह दिया था कि देखिए, आदिवासी इस चीज़ से खुश नहीं है जो कि हमारे मिनिस्टर ने कहा, जो ट्राइबल मिनिस्टर ने कहा, और हमें वो बात पसंद नहीं आई। उन्होंने ये तक कह दिया आगे कि देखिए, अगर जैनिज्म की पॉपुलेशन, जैनिज्म जो कि भारत के अंदर तकरीबन 60 लाख की आबादी में रहते हैं लोग, उनको सेपरेट रिलीजन की तरह सेंसस उनका होता है, और तो सारनाज का क्यों नहीं हो सकता? सारनाज तो 10 करोड़ के आसपास आबादी है, ट्राइबल जनसंख्या जो है वो 10 करोड़ के आसपास है भारत में,
सारनाथ की तो इतनी नहीं है, लेकिन इतने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो इतने लोग रहते हैं, मैंने दिखाया था आपको 93 लाख के आसपास, तो कितने थे वो, इतने लोग रहते हैं। तो झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल, राजस्थान, इन तमाम क्षेत्रों में जो जो लोग रहते हैं, उनको अलग, उनकी अगर आइडेंटिटी है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, अपना रिलीजन है, अपनी डाइटीज हैं, तो उनको सेपरेटली क्यों नहीं गिनना जाना चाहिए। ये इनकी जो है डिमांड थी, इनका मत था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और कई लोगों ने विरोध किया कई बार। धर्म कोड नहीं तो जनगणना नहीं, सरना धर्म कोड विधानसभा में पारित करें, इस तरीके की चीजें कही गई। और उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम की पार्टी झारखंड में सत्ता में आई और ये हेमंत सोरेन इनके मुख्यमंत्री बने, तो इन्होंने आते ही अपना एक बिल पारित कर दिया था कि 2021 की जो जनगणना होगी वो सारना कोड उसमें शामिल किया जाएगा और सारना लोगों को एक अलग रिलीजन के तौर पे गिना जाएगा। और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए ये बिल जो है वो भेज दिया। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक इस पे कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है, कोई इस रेजुलेशन के ऊपर हाँ या ना कुछ नहीं किया है, कोई एक्शन लिया नहीं है। लेकिन झारखंड की सरकार ने ये जरूर कर दिया। अब बात यह है कि सारना लोग अलग रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, अलग रिलीजन उनको की तरह उनकी जनगणना हो जाती है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या उनको रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो अपना जो कल्चर ट्रेडिशन है उसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनकी अपनी एक पहचान जो है उसको वो जो है सुरक्षित कर पाएंगे। लैंग्वेज, हिस्ट्री, ट्रेडिशन, कल्चर, सब चीज़ों को प्रोटेक्शन मिलेगा। और जो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन के पास जो अलग अलग जो चीज़ें हैं जिनको उनको समझने में भी आसानी रहेगी, उनके ट्रेडिशन को समझने में, उनके लिए जो भी कोड लेके आते हैं, फैमिली लॉज वगैरह लेके आते हैं, उनको समझने में सही रहेगी, आसानी रहेगी। दूसरी बात यह है कि कई जो संगठन हैं, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, वो आज भी उनको कन्वर्ट करते हैं, उनको कुछ फ़ायदा दे के। और क्रिश्चियनिटी क्योंकि माइनॉरिटी रिलीजन है, तो माइनॉरिटी में जाने के लिए ये कई ट्राइबल्स जो हैं वो कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को कि क्रिश्चियनिटी में चले जाते हैं। हिंदुइज्म तो मेजोरिटी रिलीजन है, इसमें हमें उतने लाभ नहीं मिलेंगे करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि एसटी का दर्जा तो है ही, उससे तो मिल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक माइनॉरिटी रिलीजन में चले जाते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जब द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की पहली ट्राइबल राष्ट्रपति बनी, संथाल ट्राइब से हैं वो, तो जब वो राष्ट्रपति बनी और वो झारखंड की गवर्नर भी बनी, तब से लोगों के मन में एक और होप आई। जो ये सारना रिलीजन के लोग हैं, इनके मन में आया कि चलिए ठीक है, हमारी राष्ट्रपति के पद तक पहुंची है हमारी एक नेता, तो वो हमारी आवाज़ को उठाएगी और हमारे को ये जो अलग सेंसस वाला जो हिस्सा हार्ट है, जो हक है, वो दिलाएंगी। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वो नॉमिनल हेड के तौर पे होता है। उनके पास शक्तियां इतनी नहीं होती हैं, वो सिग्नेचर कर देते हैं अंत में, उनके पास इतनी पावर होती है, आप ये सच्चाई जानते हैं। ताकत किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब वो किस तरीके के डिसीजन लेते हैं इस बारे में, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन सारना रिलीजन को समझने में होपफुली आपको मदद मिली होगी कि सारना रिलीजन क्या है, किस तरीके के लोग हैं, कहाँ पे फॉलो किया जाता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इनके ट्रेडिशन, कल्चर और इवन इनकी माइथोलॉजी के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, जहाँ पे आपको इन वीडियोज़ की पीडीएफ मिल जाएंगे, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हैं, लेकिन यहाँ चैट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई सजेशन हो वो भी दे सकते हैं, उसका भी मोस्ट वेलकम है। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज हैं, उनको भी आप परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ उनकी पीडीएफ नोट्स और टेस्ट भी सीरीज भी अवेलेबल कराई जाएगी। वीडियो आपने यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।